Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the latest monetary policy statement which was released by the Monetary Policy Committee जो अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में रिलीज करी गई है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं, इसके क्या क्या की फीचर्स हैं और साथ में हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में भी ब्रीफली बात कर लेंगे कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, या फिर रेपो रेट वर्सेस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये उनके बारे में भी बात कर लेंगे। और एंड में हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी ब्रीफली एक ओवरव्यू ले लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड क्या है, वाई आर दे फॉलोइंग अ अकोमोडेटिव स्टैंस, STANCE, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली आपको बता दूंगा। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट which was released in the month of August 2021. And friends, we'll be covering this in a 3C approach. That is, I'll be telling you the context कि क्या key features थे monetary policy statement के, and again I'll be covering all the dimensions in a very comprehensive manner yet in a very concise way. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी जो अगस्त के महीने में बैठी थी, तो उसके क्या क्या की डिसीजंस रहे हैं। सो रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी that remains unchanged at 4% for the 7th time in a row. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लास्ट मीटिंग रही है, पिछली 7 मीटिंग्स रही हैं, जो 7 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रही हैं, उसमें रेपो रेट आपका 4% पे ही है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो रिवर्स रेपो रेट है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दैट ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड एट 3.35%. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड एट 4.25%. बैंक रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 4.25%. तो ये जो आपके की रेट्स हैं उनमें कोई चेंज हुआ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्यों नहीं हुआ उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जो ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, जो बात शुरू हो रही थी कि इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में कि डबल डिजिट ग्रोथ 11% की बात कर रहे थे, बट उसे डाउनग्रेड करके 9.5% पहले ले आए थे। एंड अगेन इट कंटिन्यूज, जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो अगेन इट मेंटेन्स द 9.5% ग्रोथ फोरकास्ट। ऑल्दो ये भी इस पे भी डिबेट चल रहा है कि इतना भी 9.5% भी अचीव कर पाएंगे या नहीं। और अगर हम उनके स्टैंड्स की बारे में बात करें, जो हमने बात करी थी, सो इट डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद एन अकोमोडेटिव स्टैंड्स एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी टू रिवाइव एंड सस्टेन ग्रोथ। तो इन टर्म्स में आपको लग रहा होगा कि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो कोई नहीं, वो मैं आपको समझा दूंगा। और अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में भी बात करें तो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो इसने टारगेट इंक्रीज कर दिया है फॉर द फिस्कल 2021-22 टू 5.7% फ्रॉम 5.1% प्रोजेक्टेड अर्लियर। तो पहले इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट था वो 5.1% था, पर अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5.7%, क्योंकि ग्रोथ पे ज्यादा रहेगा। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है तो इन्फ्लेशन के चांसेस है इंक्रीज होने के, तो उन्होंने कहा है कि वी आर प्रोजेक्टिंग एट 5.7%। तो यानी कि रेट्स में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इन्फ्लेशन के उसमें चेंज हुआ है। बट स्टिल दिस इन्फ्लेशन इज बिलो द आरपीआई अपर बैंड ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 6%। आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में आरबीआई बोलता रहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो काफी टाइम से आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर टारगेट है इट्स 4% ±2, यानी कि 4% इसका टारगेट रहता है आरबीआई का। ठीक है, ये इसका टारगेट है, बट इट कैन बी एट मैक्स इट कैन गो टू 6%। ओके, और एट मिनिमम इट कैन गो टू 2%। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव भी है, जो उसके मेन मैंडेट है, वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। और कंट्रोल में क्या रखना कि आइडियली इन्फ्लेशन शुड बी अराउंड 4%। ऐसा नहीं है कि महंगाई होनी नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन होनी नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन होनी चाहिए बट विद इन कंट्रोल 4%। पर फिर भी क्योंकि हमेशा 4% ऐसे फॉलो कर नहीं सकते, ऊपर नीचे चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो एट मैक्स 6% इन्फ्लेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ये उसकी मैंडेट है।
और एट मिनिमम 2%। ऐसा भी नहीं है कि वो नेगेटिव इन्फ्लेशन में चला जाए, 1% हो या फिर 0% हो या फिर नेगेटिव इन्फ्लेशन में चले जाए, तो वो भी गलत है। डिफ्लेशन जो आपका होता है, तो प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए, पर ग्रेजुअली आपके धीरे धीरे आपके 4% के अराउंड, 4% +-2, जो मैंने आपको +-2 बताया, तो वो ये +2 आपका 6% हो गया, माइनस आपका 2 करें तो 2% हो गया। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर हम बात करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में है। एक और टर्म मैंने आपको बताई थी अकोमोडेटिव स्टैंस के बारे में। तो ये अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशनरी स्टैंस। तो अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब ये है कि मार्केट में जो पैसा है उसको एक्सपैंड करना। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और ये किस तरीके से फॉलो करी जाती है कि इंटरेस्ट रेट लो कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट है ऑलरेडी इस टाइम पे आपका 4% पे है, काफी कम है, पहले इससे ज्यादा भी कभी हुआ करता था। तो ये जो अगर इंटरेस्ट रेट लो कर देंगे, मैं आपको वो जो सारे रेट्स हैं, बैंक रेट्स, रेपो रेट्स हैं, तो अगर रेपो रेट्स ये सारे आपके रेट्स कम हो जाएंगे, आरबीआई कम कर देंगी, तो यानी कि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, बैंक्स के लिए भी इजी रहेगा आरबीआई से मनी लेंड करना, एंड देन दे विल ऑल्सो लेंड मनी टू द कंज्यूमर्स, टू द कस्टमर्स एट लेस प्राइस। तो जिस वजह से यानी कि कस्टमर्स भी लोन्स लेंगे। आपको भी पता होगा इस टाइम पे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन काफी कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा होगा। तो वो इस वजह से क्यों? बिकॉज ऑफ दिस अकोमोडेटिव स्टैंस। तो इस चक्कर में लोग भी ज्यादा लोन लेंगे, फिर यानी कि स्पेंडिंग होगी, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। तो ये एक इकोनॉमी रिवाइव करने का तरीका होता है। सो व्हेन अ इकोनॉमी इज इन रिसेशन, इज इन स्लो डाउन, जैसे अभी इस टाइम पे चल रहा है, तो उस टाइम पे वी फॉलो अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और द स्टैंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज अकोमोडेटिव। तो ये आपका है। तो इन केस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन प्रीलिम्स और फ्रॉम द मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो फॉलो दिस पॉलिसी। ठीक है, ये आपका। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया था, वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, जैसे आपका हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, और फिर आपका हो गया सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, बहुत सारे हैं, पर हम उसमें से कुछ ही उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। वो हम इकोनॉमी की जब क्लास कंडक्ट करेंगे अपने फाउंडेशन बैच में, तब उसके बारे में आपको समझाएंगे। सो डू जॉइन दैट फाउंडेशन बैच, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी इस टाइम पे मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में हमने अभी मेंशन करा था, जो अभी न्यूज में आए हैं। तो ये पहले बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में। सो व्हाट इज इट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो मैंने आपको बताया था रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट कंसिस्ट ऑफ डेली, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्फ्यूजन और अब्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन अ रीपर्चेज बेसिस थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑक्शन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तो बहुत टेक्निकल है, पर मेन इसका ये है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो। मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट आपका जो है वो आपका 4% है, पर जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका 3.35% है। तो ये आपका हो गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। सो अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में, अब हम बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। सो व्हाट इज रेपो रेट? मैंने आपको बता दिया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विच इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहां पे ये टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं या फिर किसको कर रहा है, तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ये ध्यान रखना कि यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, आप ये लाइटली ले लें कि यार सिर्फ बैंक्स को लेंड करते हैं। नॉर्मली बोलते हैं इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स। नॉर्मली बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको समझा दिया जाता है, पर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक्स को, वो मैं आपको बता दूंगा कि जब रेपो और बैंक रेट और एमएसएफ के कंपैरिजन में मैं आपको बता दूंगा। एंड इट इज डन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगेन इट इज द मनी एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, ये ध्यान रखना। जब बैंक्स के पास अगर कुछ शॉर्टेज होती है तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई उनको रेपो रेट पे एक जो मैंने आपको बताया था 4% पे मेंटेन करा हुआ है, उस पर आपको लेंड कर देता है। सो रिडक्शन इन दिस रेट हेल्प्स द बैंक्स गेट मनी एट अ चीपर रेट एंड वाइस वर्सा। तो अभी इस टाइम पे जैसे रेपो रेट काफी कम है, तो यानी कि बैंक्स कम रेट पे आपका आरबीआई से बैंक मनी उधार पे ले सकते हैं, एंड अगेन कस्टमर्स को भी फिर वो चीप प्राइस पे ही अपना मनी लेंड करेंगे। तो ये रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट, ऑब्वियसली अब रेपो रेट का उल्टा हो गया रिवर्स। तो रेपो रेट कब होता है? जब बैंक्स के पास शॉर्टेज होती है, तब वो आरबीआई के पास जाते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के मिसमैच को पूरा करने के लिए। अब अगर हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में जाए, तो इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस मनी विद आरबीआई।
ये आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो अगर बैंक्स के पास पैसे कम होते हैं तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें रेपो रेट पे आप पैसे उधार पे दे दीजिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अब एक्स्ट्रा पैसे के पास क्या करें, कस्टमर्स को बिल लेंड कर दिया, उसके बाद और ज्यादा पैसे हैं, तब वो क्या करते हैं, अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं कि अपने पास रख लो। और वो क्या इंटरेस्ट रेट है जो इस टाइम पे चल रहा है, 3.35%। तो रिवर्स रेपो आपका रेपो से इस टाइम पे कम है। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक रेट के बारे में, जो भी मैंने बताया था कि वो भी अनचेंज रहा था। इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक, इट इज गिवन फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो टर्म इंपॉर्टेंट थी रेपो रेट में, एक कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है, दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो बैंक रेट क्या होता है, वो भी रेपो रेट की तरीके से होता है, बट इट इज गिवन फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये भी कमर्शियल बैंक को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे बैंक्स का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन का है। अगर छोटी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है तो वो रेपो रेट हो जाता है, बड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है तो आपका बैंक रेट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स ओवरनाइट, बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, टू द बैंक्स which are included in the second schedule of RBI Act of 1934 against government securities। तो बहुत सारी टर्म्स है पर कोई नहीं, एमएसएफओ और रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा अभी। तो ये क्या है, अगेन इसमें भी आरबीआई अब का जो होता है वो बैंक्स को मनी लेंड करता है। और कौन से बैंक को, जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक आपके होते हैं इन द विच आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। अब आपके होते हैं बैंक्स की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका शेड्यूल बैंक होता है, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। ये सिर्फ चार ही है मेरे ख्याल से जो यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस को अदर नहीं करते। तो वो आते हैं आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स, इनके बारे में हम कम ही बात करते हैं। फिर आपके आगे शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स में भी आते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स, और फिर आपके आते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में आते हैं आपके अर्बन और रूरल। तो रूरल बैंक्स हो गए, अर्बन, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स में कौन से हो गए आपके, जो आपके सारे नॉर्मल बैंक्स के बारे में आप बात करते रहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए आपके, फॉरेन बैंक्स हो गए आपके, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, एसबीआई हो गया, वो आपके कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एक होता है शेड्यूल बैंक्स, और शेड्यूल बैंक्स के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो हमने रेपो रेट के बारे में बात करी थी, अगर हम बात करें रेपो रेट के बारे में, तो रेपो रेट आपका इनको टारगेट कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स को। पर अगर हम एमएसएफ के बारे में बात करें, सो इट इज टारगेटिंग ऑल शेड्यूल बैंक्स। तो यानी कि एमएसएफ इज आल्सो कवरिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएफ के बारे में और रेपो के बारे में। तो ये अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे ना, तो आपके सारे डाउट्स, आपको कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। कहीं कुछ भी टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगेन एमएसएफ मैंने आपको बताया था, इन विच आरबीआई लेंड्स मनी टू सेकंड शेड्यूल, मतलब शेड्यूल बैंक्स विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपको एक कोलैटरल देनी होती है तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड द मनी इज लेंड ओवरनाइट। तो यानी कि 3 पॉइंट्स हो गए आपके, कौन से बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड थर्ड हो गया ओवरनाइट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। So RBI came up with this borrowing scheme to regulate the mismatch in short-term asset liability more effectively। तो अगर शॉर्ट टर्म मिसमैच है, कोई लाइबिलिटी में अगर आपका मिसमैच है, तो उसको ढंग से डील करने के लिए इस वाली इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई ने लाया था। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रेपो रेट वर्सेस एमएसएफ, जो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा और क्लियरली बता देता हूं। तो रेपो रेट मैंने आपको बताया था, इट इज द रेट एट विच मनी इज लेंड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। बट एमएसएफ कौन सा है, जिसमें शेड्यूल्ड बैंक्स को आपको दिया जाता है। तो ये आपका हो गया, रेपो रेट इज एप्लीकेबल टू लोन्स प्रोवाइडेड टू बैंक्स हु आर अप्लाइंग टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, बट एमएसएफ इज मेंट फॉर लेंडिंग ओवरनाइट टू बैंक्स। तो यानी कि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन कितनी भी होती है, 15 दिन 30 दिन, आपकी 4 महीने 3-4 महीने हो गए, तो वो आपका रेपो रेट हो गया, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गया। बट एमएसएफ इज ओवरनाइट, ये आपका हो गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका कौन सा होता है, आपका होता है बैंक रेट हो गया। तो अगर हम उसके बारे में बात करें, बैंक रेट आपका हो गया लॉन्ग, रेपो आपका हो गया शॉर्ट, और एमएसएफ हो गया आपका ओवरनाइट। तो ये हायरार्की याद कर लो, बहुत सही रहेगा। ठीक है,
बैंक रेट भी आता है आपका कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है आपका, रेपो भी आता है आपका कमर्शियल के लिए, आपका कमर्शियल के लिए हो गया, और ये एमएसएफ आपका हो गया शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए हो गया। ये आपका टेबल हो गया, इसको याद कर लेंगे, बहुत इजी रहेगा आपके लिए रिमेंबर करने के लिए। तो सेकंड आपका मैंने पॉइंट बता दिया। एंड जो मैंने आपको कोलैटरल के बारे में बताया था कि लेंडिंग मनी एट रेपो रेट इज डन, कि उसमें कोलैटरल क्या दिया जाता है, बैंक सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल होती है। तो यानी कि आरबीआई जब बैंक्स को रेपो रेट पे, बैकग्राउंड के रेपो रेट्स पे आपको मनी लेंड करता है, तो उसमें क्या होता है, कोलैटरल क्या होती है, बैंक सिक्योरिटीज होती है। बट एमएसएफ के केस में क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट्स एज कोलैटरल। ये आपका हो गया। और अगर जो आपका फोर्थ पॉइंट है, इन एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज बैंक्स आर अलाउड टू यूज द सिक्योरिटीज दैट कम अंडर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग लोन्स फ्रॉम आरबीआई, देयरफॉर एमएसएफ इज जनरली 1% मोर देन रेपो रेट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जनरली होता है मतलब उससे हायर ही होता है, कभी 1% हो सकता है, कभी उससे कम भी हो सकता है, बट जनरली एमएसएफ इज हायर देन आपका रेपो रेट। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए इन रेपो रेट वर्सेस एमएसएफ। फिर हम एमपीसी के बारे में बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बात करी थी। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी और 2016 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, पहली मीटिंग भी इसकी तभी थी। सो ये आरबीआई एक्ट के अंदर 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग ऑल द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। जो हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी थी, पहले आरबीआई अपने बिहाफ पे करता था, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इट्स मैंडेट इज टू मेंटेन एनुअल इन्फ्लेशन एट 4%। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में आपको बताया था 4% ±2%। तो अपर लिमिट हो गई इसकी 6% हो गई, लोअर टॉलरेंस आपकी हो गई 2% की हो गई। इसके 6 मेंबर हैं इसके, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, 3 ऑफिशियल्स ऑफ द आरबीआई इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो ये आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखा था इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था कि इज इट 6+1 और इज इट 6, इसके कितने मेंबर्स है। तो इसके 6 मेंबर है इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आरबीआई गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। तो एक्स ऑफिशियो का मैंने आपको मतलब पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दैट इज इन लीव ऑफ द पोजीशन। क्योंकि आरबीआई जो गवर्नर है, जिस सिस्टम पे शशिकांत दास हैं, वो आरबीआई के गवर्नर है। तो अगर वो आरबीआई के गवर्नर है तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। द मेंबर्स ऑफ द एमपीसी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच आर, जो मैंने आपको बताया था कि 3 तो आपके आरबीआई के ऑफिशियल्स हो गए और 3 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट करती है, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 4 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके डिसीजंस की बात करें तो डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी विद आरबीआई गवर्नर हैविंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। तो अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट होता है आरबीआई गवर्नर का, जो कहता है उसके फेवर में जाता है। और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ये अमेंड करा गया था फाइनेंस एक्ट 2016 से, टू प्रोवाइड फॉर अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एमपीसी। तो यानी कि एक लीगल बॉडी है एमपीसी आपकी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको एक लीगल बैकिंग दी गई है। तो फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसको अमेंड करा था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2016 में ये पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर और विच फाइनेंस एक्ट अमेंडेड द आरबीआई एक्ट। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट which was recently released by Monetary Policy Committee in the month of August 2021. I hope you liked it. और इसके साथ ही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर ली। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई हैव एन इंपॉर्टेंट announcement that we are launching our fresh foundation batch for the month of August, covering general studies, essay and CSAT. And under this, 800 hours of classes will be provided for general studies covering prelims as well as mains, and this will include 80 hours of current affairs classes. क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है आपकी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस रहेगा। यानी कि 10% आपका फाउंडेशन का टाइम आपका करंट अफेयर्स को डेडिकेट करा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, political science and IR, sociology and public administration. And we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So friends, if you have any doubt, you can always contact us
via these social media channels. Also, our office is open in Old Rajendra Nagar, Bada Bazaar Mark. So you can walk into our office, or you can connect us with us via these social media channels to resolve any of your query. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.